सो हे हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि यूपीएससी ईपीएफओ में पूछे गए क्वेश्चंस, स्पेशली जो पॉलिटी पार्ट है उसका सबसे ऑथेंटिक आंसर की देखना चाहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात उन लोगों के लिए जो प्रीलिम्स 2026 में अपीयर होना चाह रहे हैं, वो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स इस वीडियो को इग्नोर ना करें। वाई? जब आप टफनेस का लेवल देखेंगे ना, जब आप टफनेस का लेवल देखेंगे, यूपीएससी ने ईपीएफओ में जो पॉलिटी पूछी हुई है ना, और 12-13 क्वेश्चन पूछ लिए, 13-14 क्वेश्चन ये टोटल है पॉलिटी के। जब आप इनके टफनेस का लेवल देखेंगे, भाई आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। सही में कुछ एक ऐसे क्वेश्चन्स भी हैं। और ख़ास तौर पे देखो, ये वीडियो क्यों देखनी है, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन्स हैं जिनका आपको भी आंसर नहीं मिल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्या चीफ मिनिस्टर का रोल हाई कोर्ट क के जज बनने में है या नहीं है? अगर आपको इस तरीके के कुछ एक है ना, ये जैसे कुछ एक ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो काफ़ी डिस्प्यूटेड है, अगर आप इसमें तंग आ गए हैं कि एक कोचिंग कुछ आपको आंसर दे रही है, दूसरा कुछ आंसर दे रही है, तो भैया यहाँ बने रहिए। नेक्स्ट 16-17 मिनट में हर तरीके से हाँ, इस सेक्शन को हम यहाँ डिकोड करेंगे और आपको सबसे ऑथेंटिक आंसर की डेफ़िनिटली इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। ठीक है? आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन इसमें आया हुआ था पॉलिटी के है ना पार्ट का, पॉलिटी के सेक्शन का, कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इज़ दैट करेक्ट और नॉट? इसे है ना, इसे अभी अपने लिए है ना ऐसे रखते हैं, राइट? स्टैंड बाय मोड में रखते हैं, क्योंकि ऑप्शंस भी हमें हेल्प करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स फॉर डिटरमाइनिंग द वर्क स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स रजिस्ट्री आर एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्सक्लूसिवली वर्ड यूज हुआ है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एलिमिनेट होनी चाहिए। क्या ऐसा है या नहीं है? है ना, अभी रखिए। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन गुरुज आएंगे तो वो इसे रॉन्ग डिक्लेयर कर देंगे। ऐसे आपके काफी सारी आंसर कीज देखना इन्हीं इन्हीं ग्राउंड्स पे गलत होगी। वाई? बिकॉज दे आर नॉट ट्रैकिंग द राइट द फंडामेंटल टेक्स्ट। वो कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, है ना? तो हो सकता है ऐसी चीज़ों की वजह से, ऐसे स्टेटमेंट की वजह से, ऐसे कीवर्ड्स की वजह से आपकी आंसर की गलत हो जाए। आगे देखते हैं। अ पर्सन हु हैज़ बीन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट ओनली इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड नॉट इन एनी अदर कोर्ट विद इन इंडिया। नो, ये तो एक्सक्लूसिवली बैन है, ये सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप एक बार जज बन गए तो कंट्री के किसी भी कोर्ट में, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो 3 को एलिमिनेट कर दीजिए। अब आपके पास ऑप्शन ये आते हैं। तो यहाँ देखो, ऑप्शन आपको हेल्प कर रहे हैं, यही बता रहे हैं कि जो स्टेटमेंट 2 है, वो भाई सही है। स्टेटमेंट 2 हर हाल में सही है और ये बात बिल्कुल सही है। 146 जब आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 145 और 146 जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो हाँ, है ना? वो जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है? उसके उसके पैटर्न के तौर पे काम करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हाँ, एक्सक्लूसिवली जो भी सुप्रीम कोर्ट के है ना, जो भी रजिस्ट्री से रिलेटेड पावर्स वगैरह है, उनके पास ये रहेगी। तो 2 स्टेटमेंट, जो सेकंड स्टेटमेंट है, वो सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज़ designated senior advocate of the Supreme Court of India is not entitled to appear in Supreme Court of India without an advocate on record। भाई सीनियर एडवोकेट भी है और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की असिस्टेंस की उसे जरूरत है। ये तो थोड़ा इरेशनल स्टेटमेंट लग गई ना। तो आम आदमी क्या करेगा? वो इसे एलिमिनेट कर देगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब देखो, बहुत सारे लोग इसका आंसर 1 एंड 2 भी बता रहे हैं। क्यों? उनका लॉजिक ये है कि अगर स्टेटमेंट 2 सही है, दैट दैट मेक्स स्टेटमेंट 1 एज करेक्ट एज वेल। No, Chief Justice of India is not the highest administrative officer of the Supreme Court of India. Who is highest administrative officer of Supreme Court of India? सुप्रीम कोर्ट की ही वेबसाइट में ये बात लिखी हुई है। जो सेक्रेटरी जनरल है, जो कि सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंक का ऑफिशियल होगा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और अगर आपने ये केस है ना 2025 का, रिसेंटली देखिए, ये सब करंट अफेयर से आए हैं, 2025 का ये केस आपने अगर जाना होता, तो ऑलरेडी देखो सुप्रीम कोर्ट के हाँ, जो ठीक है, जो रेगुलेशंस हैं, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, वो है ना, उनके असिस्टेंस के बिना सीनियर एडवोकेट ना तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में, ना ही अपनी कोई रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं, ना कोई एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। दे कैन नॉट अपीयर विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बहुत जूनियर होता है, समझ रहे हो? और ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े हुए हैं, बहुत डिटेल में पढ़े हैं कि व्हाट इज़ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, व्हाट इज़ सीनियर एडवोकेट, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो आप जाकर के उसमें देखिएगा तो आंसर इसका बन जाएगा, है ना, 2 एंड 4।
अब देखो, कुछ लोग जो है मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे पिछले साल, क्योंकि मैंने एक अपनी सीरीज़ चलाई पॉलिटी थ्रू द रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड केस लॉज़ एंड रियल टेक्स्ट ऑफ द स्टैट्यूट्स। तो भैया उसमें जब मैंने स्पेशली ये लेक्चर जब लिया था ना कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जब हमने ये देखा था, क्यों? क्योंकि आपके लक्ष्मीकांत में सिर्फ़ ये दिया हुआ है, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। बट अंदर का प्रोसेस क्या है, ये तो लक्ष्मीकांत में नहीं दिया हुआ है। तो मैंने देखो ये लास्ट ईयर, देखो ये 1 साल पहले मैंने पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एक लेक्चर में, सिर्फ़ 1 घंटे का ये एक लेक्चर था, बहुत ही इंटेंसिव इन्फॉर्मेशन हेवी ये एक लेक्चर था। आप इसके कमेंट्स अभी भी जाकर के पढ़ेंगे ना, आई थिंक 1-2 ने इसमें नीचे कमेंट में भी लिखा हुआ है या फिर डिलीट हो गए होंगे, लेकिन मुझे याद है, मुझे कइयों ने बोला था कि भाई ये क्या इतने डेप्थ में कौन पढ़ाता है? मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर से कौन ही क्वेश्चन पूछता है? पूछ लिया ना उन्होंने। आज यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया और मैक्सिमम लोग इसमें फँसे हुए हैं। मैक्सिमम लोग इसमें फँसे हुए हैं। क्या? अभी देखते हैं। Supreme Court of India and High Courts have exclusive original jurisdiction in disputes among two or more states. हाई कोर्ट का स्टेट्स में कोई ज्यूरिसडिक्शन होता ही नहीं है। हाई कोर्ट्स, है ना, जो भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट होते हैं या सेंटर स्टेट डिस्प्यूट होते हैं, हाई कोर्ट से हियर कर ही नहीं सकते। तो नेचुरली ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, सभी को मालूम है। ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू रिट्स। नो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डू नॉट हैव पावर्स टू इशू रिट्स। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड एनी अदर कोर्ट सो एम्पावर्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उन्हीं के पास जो है ऐसी रिट्स होती है। तो नॉर्मली जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पावर्स दे रखी होती है कि आप भी रिट इशू करो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कांट इशू रिट्स, तो इसे भी हटाओ। अगला देखो, फोर्थ का देखते हैं। लोकल कस्टम्स एंड कन्वेंशंस which do not contradict a statute of the constitution are recognized and taken into account by the court while administrating। बिल्कुल सही बात है, मान लो अगर कोई ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड कोई एक इशू है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अकाउंट में लेते हैं कि भाई ये कोई लोकल कस्टम तो नहीं है, कोई ट्राइबल कस्टम तो नहीं है, हमें इसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है। ऑब्वियसली करेगा, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और नीचे के ये जो आपके ऑप्शन है, ये भी बता रहे हैं कि नन ऑफ द एबव तो आंसर है ही नहीं। गरारी अड़ती है इधर कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैज़ एब्सोल्युटली नो रोल इन एंटायर प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। एक तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो वो जो है ना, वो जो लॉजिकल गेसिंग वाले मास्टर आएँगे, अभी यूट्यूब पे काफ़ी आएँगे, वो पता है आपको क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है इसीलिए एलिमिनेट करो। ना, ना, इसलिए एलिमिनेट, देखो एलिमिनेट इसे करो, लेकिन इसलिए नहीं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसलिए बिकॉज़ यू हैव द नॉलेज। आपको ये बात नॉलेज होनी चाहिए थी, है ना? और लास्ट ईयर मैंने ये बताया था पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन की इस सीरीज़ में, ये देखो क्लियरली मैंने बताया है कि जब भी, है ना, जब भी आपको, हाँ, ठीक है, जब भी आपको स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, है ना, या फिर हाई कोर्ट के किसी भी जज की अपॉइंटमेंट करवानी हो, तो यूनियन लॉ मिनिस्टर, है ना, हाँ, वो क्या करेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट के व्यूज़ को ऑब्टेन करेंगे। व्यूज़ ऑब्टेन करेंगे बस। तो ये रोल होता है चीफ मिनिस्टर का। बहुत सारे लोग इसे राइट भी कंसीडर कर रहे हैं। मैंने देखा कइयों की आंसर कीज़, है ना? वो इसे राइट स्टेटमेंट कंसीडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कोलिजियम बनता है, उस कोलिजियम में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और हाई कोर्ट के जो 2 जजेस हैं, उनको कंसल्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देम। लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नर को कंसल्ट किया जाता है ना? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है वो गवर्नर के थ्रू, है ना? बेसिकली गवर्नर के साथ कंसल्ट करते हैं एंड वो गवर्नर की कंसल्टेशन स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन होती है एक्चुअली। सो चीफ मिनिस्टर हैज़ अ से इन इट। सो ये जो है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसलिए गलत नहीं है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ना। इसलिए गलत है बिकॉज़ आपको इस बात की नॉलेज है कि हाँ भाई, चीफ मिनिस्टर भी इस पूरे प्रोसेस में होते हैं। ये मैंने देखो ये पिछले साल पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बोला था इसी पे ही, कि भाई ऐसा सवाल वो कभी फँसाएगा, फँसा दिया उसने, फँसा दिया। दिस इज़ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट भाई। अ, खाली पड़े हुए हैं फ्री में ये पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, इसी यूट्यूब चैनल में, इसी बहुत लेसर नोन यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं होंगे, 2 ढाई सौ व्यूज़ होंगे, क्योंकि लोग ना लंबा वो पसंद नहीं करते हैं। मैंने मैक्सिमम लोगों का देख लिया, ठीक है? कि मुझे उतने व्यूज़ नहीं मिलते हैं। व्हाई? बिकॉज़ मेरे वीडियोज़ लंबे होते हैं। ये भी बहुत लंबी आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी होगी। मुझे वो क्लिकबेटर टाइप का कंटेंट बनाना वो ठीक लगता भी नहीं है कि भाई, है ना, आओ ये ट्रिकें हमसे लो। नहीं, मैं पहले ही कहता हूँ कि भाई ट्रिकबाज़ी इधर नहीं चलेगी।
अपना एक पीवाई का रिसर्च प्रोग्राम चलता है, आप एक बार जाकर के उसे देखेंगे, उसमें 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक पीवाई को डिस्कस किया, बताया कि ट्रिक है और ये लगा लो। नहीं भाई, थॉरो रिसर्च हुई है और आप देखेंगे इवन इस पेपर में भी बहुत सारे उसके हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं और इवन ये सारे क्वेश्चंस भी उसमें आके रखे हुए हैं। देखो, ये भी बहुत सारे लोग इसमें मिसअंडरस्टूड है ना? जो कि इसे जिन भी लोगों को लगता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, एक्चुअल में वो गलत है। व्हाई? देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईवीएम्स इन इंडिया। यार ये इसको पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है? ये स्क्रीन को पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईवीएम्स इन इंडिया। The first use of EVM in Lok Sabha election was in the year 2004 when EVMs were deployed nationwide. This statement is incorrect. है ना? काफी सारे लोग इवन है ना डिस्कस भी कर रहे थे। मुझे ये कईयों ने भेजा, ये यही क्वेश्चन अभी आज ही भेजा कि भाई इसका आंसर कुछ बताओ, राइट? तो हाँ, है ना? मैंने ऑलरेडी सभी को कहा है कि नो, इस स्टेटमेंट की 2 हिस्से हैं। पहला है कि पहली बार ईवीएम कब यूज़ हुआ लोकसभा के इलेक्शन में। इट वाज़ नॉट इन 2004, इट वाज़ इन 1999, है ना? जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, तो 1999 के लोकसभा इलेक्शंस में ऑलरेडी अराउंड 54 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, है ना? आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स, बट लोकसभा की अराउंड 54 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑलरेडी ये यूज हो चुका था लोकसभा के इलेक्शन में। आफ्टर दैट नेशन वाइड जो इलेक्शन हुए वो 2004 में हुए इसके ईवीएम्स के थ्रू। 1982 में पहली बार ये ईवीएम्स जो है ये यूज हुई नीचे केरल के जो केरल के असेंबली इलेक्शन थे उसमें पहली बार यूज हुए थे। उसके बाद इसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, एक लंबी बैटल चली। 1999 में लोकसभा में अराउंड 54-55 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये पहली यूज हुई। उसके बाद ये 2004 में नेशन वाइड एप्लीकेशन में आया। आप मुझे बताएंगे वीवीपैट जो है वो कब इंडिया में यूज में लाए गए, सबसे पहले कब यूज में लाए गए और नेशन वाइड कब यूज में लाए गए? कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होती है। हटाओ, 1-1 हटाओ, सीधे यहाँ पे एलिमिनेशन में आओ, ठीक है? दूसरा, क्या ये स्टेटमेंट भी सही है क्या? है ना? अगेन ये भी काफ़ी डिस्प्यूटेड है, लेकिन यहाँ सारे है ना डिस्प्यूट्स का आपका निवारण कर दिया जाएगा। नो, वोट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन कंट्रोल यूनिट्स एंड वीवीपैट्स एग्जैक्टली द सेम टाइम। देखो ये ना टेक्नोलॉजिकली भी, आप टेक्निकली भी देखेंगे तो टेक्निकली ना तो ये फिजिबल आइडिया है ना कि आप बोलें कि एग्जैक्टली सेम टाइम पे दोनों जगह ये रिकॉर्ड होंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वही ये कहती है कि देयर इज़ अ प्रोसेस, देयर इज़ अ प्रोसेस। जब भी आप वोट डालते हैं, तो वोट डालने, है ना? जब भी आप वोट डालते हैं, तो भैया वोट डालने के 7 सेकंड तक 7 सेकंड तक वीवीपैट पर आपको वो दिखाया जाएगा कि कौन-सी पार्टी को आपका वोट गया है। जब आपने वहाँ देख लिया, उसके बाद है ना, उस 7 सेकंड के बाद कंट्रोल यूनिट जो है रिकॉर्ड करेगी आपका वोट। 7 आफ्टर 7 सेकंड्स कंट्रोल यूनिट के पास वो जाएगा, है ना? जैसे ही वो वीवीपैट का जो पेपर ट्रायल है, वो बॉक्स में फ़ॉल करता है वहाँ से कट के, उसके बाद कंट्रोल यूनिट उसे जो है उसे रिकॉर्ड करेगी। ये लॉजिकल भी है, क्यों? ताकि वही चॉइस रिकॉर्ड हो कंट्रोल यूनिट में जो कि यूज़र ने देखी हुई है। समझ रहे हो? तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई। बस इतना ही देखना है अपने को, आंसर इज़ 3 ओनली, और ये बिल्कुल सही बात है ना? तो बीईएल और जो ईसीआईएल है, इनके पास जो है ईवीएम बनाने का इंडिया में वो है, क्या कहते हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। अब देखिए ये नेवा के बारे में, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इसमें नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये है एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप है ना अच्छी इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। हाउ? देखते हैं कि मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर डिजिटल इंडिया मिशन। हो सकता है हो सकता है ना हो, स्टैंड बाय मोड में रखो। दिस एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन एप्लीकेशन। स्टैंड बाय मोड में रखो, लेकिन लगता तो है कि हाँ वन नेशन वन एप्लीकेशन लगता है ना, हर चीज़ ही जैसे वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन, हर चीज़ वन नेशन करके चल रहा है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ऐसे करके चीज़ें चल रही है। तो हो सकता है ऐसा भी कुछ हो रहा हो। ये देखो थर्ड स्टेटमेंट, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट। पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट कोई ऐसी, है ना? अगला स्टेटमेंट भी देखो, इट्स कोर एम इज फॉर एंड टू एंड डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। भाई पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट कोई ऐसी चीज़ बनाएगी क्या जो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी हो, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए हो, या फिर किसी भी जगह का सेक्रेटेरिएट, है ना? क्या कोई पोर्टल बनाता है?
समझ रहे हो? डिज़ाइन करता है। आपको मालूम है कि भैया एनआईसी जैसी कुछ चीज़ें हैं, जो कि इंडिया में पोर्टल-पूर्टल बनाने से, गवर्नमेंट पोर्टल बनाने से रिलेटेड है। समझ रहे हो? तो ये कॉमन सेंस है भाई, ये कॉमन सेंस है। 3 को जब आप यहाँ से एलिमिनेट करोगे, तो आप ऑटोमैटिकली आंसर के पास आ जाओगे 1, 2 एंड 4। ऑटोमैटिकली इसके पास आप आ जाओगे। 4 ओनली नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये करेक्ट है, तो मोस्ट लाइकली ये भी तो करेक्ट होगा ही। वन नेशन वन एप तो मोस्ट लाइकली ऑप्शन 2 तो करेक्ट होगा ही, क्योंकि सारे स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई है। तो वन नेशन वन एप्लीकेशन, मेरी बात समझ रहे हो? एक एप्लीकेशन सारे स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए जब बना दी गई है, तो वन नेशन वन एप्लीकेशन का आइडिया इससे फुलफिल होता ही है, तो 2 और 4 तो होना ही चाहिए, वो ऑप्शन आपको हेल्प करे दे रहा है। इतनी सी बात होती है। अब ये देखिए, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। अभी फेडरलिज्म के टॉपिक में मेंस के लिए हम पढ़ ही रहे थे जीएसटी काउंसिल को, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका वो नहीं होता है, ठीक है? मेंबर नहीं होता है। आप मुझे बताएँगे कि इसका खैर इसका वाइस चेयरपर्सन कौन होगा जीएसटी काउंसिल का? आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, और आजकल कोई वाइस चेयरपर्सन है या नहीं? नंबर 1 आप मुझे ये बताओ, है ना? आप मुझे ये भी बताओ कि एफएसडीसी का चेयरपर्सन इंडिया में कौन होता है? ठीक है? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, और क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है एफएसडीसी या फिर नहीं? ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएँगे। ये एक 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 ऐसा क्वेश्चन था, है ना? जिसमें कोई भी फँस सकता है, कोई भी बहुत अच्छे से फँस सकता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ न्यूज़ में भी थी। है ना? ये जो ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है, इसकी रिपोर्ट न्यूज़ में थी, राइट? इट वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद यूएन पेरिस प्रिंसिपल। अब देखिए, जहाँ भी आप इवन एनएचआरसी की भी बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि पेरिस प्रिंसिपल्स कुछ है ना 1990s में, आई थिंक 1992 या 93 में अडॉप्ट किए हुए कुछ एक ऐसे प्रिंसिपल्स थे, है ना? जो कि ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करते थे। उन्हीं पेरिस प्रिंसिपल्स के परसूट में इंडिया में एनएचआरसी लाया गया है एज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये बात तो बिल्कुल सही होगी। Fully compliant and partially compliant members are accredited as A and B respectively। ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए, क्वेश्चन क्या था इसमें, है ना? इसमें बहुत लोग धोखा भी खाए होंगे, लेकिन ये एक स्टैट्यूटरी चीज़ है। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, एक स्टैटिक स्टेटमेंट है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है कि एनएचआरसी जो है इंडिया में, इसकी एक्रेडिटेशन 2025 में क्या हुई है? एक्चुअल में इसकी एक्रेडिटेशन ए ही है अभी भी। जो जिस वजह से ये डिस्प्यूट रेज़ हुआ था, वो ये है कि अभी तो हमारी एक्रेडिटेशन ए है, 2025 के लिए ए दी हुई है, बट इट हैज़ बीन पुट अंडर रिव्यू। व्हाई? बिकॉज़ एक्रेडिटेशन कमिटी हैड रिकमेंडेड दैट इंडिया की जो एक्रेडिटेशन है, वो ए से घटा के बी कर दी जाए, पार्शियली कंप्लायंट कर दी जाए। है ना? ये रिकमेंडेशन दी गई। हाउएवर इस रिकमेंडेशन को अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अभी के लिए यही एक्रेडिटेशन है। इसके लॉसेस क्या होंगे? अगर हमारी एक्रेडिटेशन डाउन हो गई, तो इंडिया जो है काफ़ी सारी यूएन बॉडीज़ में और यूएनएचआरसी में जो वोटिंग राइट्स वगैरह हैं, वो खो दिया जाएगा। ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। इसलिए 1, 2 एंड 3 ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? आज के दौर में सही है इसमें। ये बिल्कुल फैक्चुअल स्टेटमेंट है। आप मुझे बताएँगे 115 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएँगे। बिल्कुल फैक्चुअल है, मैं इसका क्या आंसर दूँ? अब आते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए, हाँ, एक बंदे ने केरला वेबसाइट का वो है ना, केरला गवर्नमेंट का, क्योंकि अब देखो केरला गवर्नमेंट की वेबसाइट अगर अपडेटेड नहीं है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना? हमने तो पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर वगैरह इसको पिछले साल बहुत अच्छे से कवर किया था। पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में जाके देखना, मैंने स्पेशली बताया था कि भाई इस पे सवाल बनेगा, कहीं न कहीं बनेगा। आने वाले अगले साल प्रीलिम्स में भी बन जाएगा, हो सकता है। क्योंकि बहुत बड़ा ये इश्यू था, है ना? मेंस में इन्होंने ऑलरेडी पूछ रखा है कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ तक बिल्कुल सही है। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नो। There is no such committee headed by Chief Justice of India for the purpose of appointment of Chief Information Commissioner। तो किसके हेडिंग में है? पीएम जो है हेड करते हैं। इसके अदर मेंबर्स कौन होंगे? इसके अदर मेंबर होंगे, हाँ, ठीक है, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, और अ कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू द कमिटी फॉर दैट पर्पस। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। आप मुझे बताएंगे कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया में कौन-सी कमेटी है ना, जिस कमेटी के थ्रू अपॉइंट होंगे, उस कमेटी के मेंबर्स कौन-कौन हैं और कौन उसे चेयर कर रहे हैं? और कौन-सा वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस था, जो कि इससे रिलेटेड डील करता है? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएँगे। While the Chief Information Commissioner is not eligible for reappointment after the completion of the term of 5 years,
other information commissioners are eligible for reappointment. No. Why? Because the term of the office has been reduced. It was originally 5 years for Chief Election Information Commissioner and other information commissioners. Originally, it was 5 years, and the status was equivalent to the judge of the Supreme Court. However, now the status has been reduced, and now the term has also been left to the central government to decide. Central government will now decide the term of the Chief Information Commissioner. And as per the rules published by the Government of India, the current term of Chief Information Commissioner and other information commissioners in India is not 5 years, it is 3 years. Now, as of now, it is 3 years, not 5 years. So, both statements, neither one nor two is the answer. Next, consider the following statements with reference to the Constitution of India. Parliament can make laws on matters enumerated in Union List और द कंकरेंट लिस्ट. एक्चुअली ये ना अमेंडमेंट हुआ है, एक बार जाकर के अमेंडमेंट पढ़ लो. जिन्हें लगता है कि भाई है ना, जो पुराने आरटीआई एक्ट 2005 की बात कर रहे हैं, नहीं भाई, ये अभी की एप्लीकेबिलिटी की बात यहाँ पे हो रही है. 2005 का वाला क्वेश्चन नहीं है ये पूछा हुआ. समझ रहे हो मेरी बात को? तो अभी की एप्लीकेबिलिटी देखो, ऊपर कहीं नहीं लिखा आरटीआई एक्ट एज एप्लीकेबल इन 2005 वाला ना. अभी की बात हो रही है, तो अमेंडेड है ये रिसेंटली प्रोविजन. रिसेंटली मतलब 19 का अमेंडमेंट है. Consider the following statements with reference to the Constitution of India. Parliament can make laws on matters enumerated in Union list or the concurrent list. बिल्कुल सही बात है. कंकरेंट लिस्ट में अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ के अगेंस्ट अगर वो लॉ जा रहा है, तो कौन है ना, कौन किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? लीगल प्रायोरिटी पार्लियामेंट्री लॉ को. Parliament can make laws on any matter not enumerated in concurrent list and state list. What does that mean? Any matter not enumerated in concurrent list and state list. That means concurrent list और state list में जो मैटर नहीं एन्यूमरेटेड है, वो कौन से मैटर है? जो यूनियन लिस्ट में एन्यूमरेटेड है और जो आपकी रेजिडरी पावर्स है, जो कहीं भी एन्यूमरेटेड नहीं है. तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट कैन मेक लॉस विद रिस्पेक्ट टू दीज लिस्ट. तो बोथ 1 and 2 इज द आंसर. समझ रहे हो? ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, मतलब काफ़ी लोगों को ये, क्योंकि 118 119 काफ़ी लेट में थे, तो अब तक एग्जॉस्ट हो चुके थे, कईयों के अटेम्प्ट भी नहीं हो पाए होंगे. ठीक है, लंबा पेपर था. ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द पावर टू पनिश फॉर द दिस वॉज ए PYQ. दिस वॉज ए PYQ गाइस. जाकर के पढ़ो. मैं तभी कहता हूँ PYQ पढ़ो. आपको हर पेपर में, यूपीएससी के हर पेपर में 30-35 क्वेश्चंस का एज वहाँ पे मिलेगा. प्रीलिम्स में अगले साल देखना PYQ. ये हर बार PYQ रिपीट कर रहे हैं. दिस वॉज ए PYQ आई थिंक ऑफ 2022 और 23. मुझे यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है. जब मैं कह रहा हूँ कि इट वॉज ए PYQ, दैट मीन्स इट इज अ PYQ. There was a PYQ that Supreme Court of India has the power to punish the contempt of itself. Number 2, High Courts like Supreme Court of India has the similar powers. No, High Court वाला ऑप्शन गलत था. Why? Because it is not same as the Supreme Court of India. Supreme Court of India gets the power to punish for the contempt of itself under Article 137 of the Constitution. It is explicitly provided है ना, in the Constitution, 129 and 137. However, हाई कोर्ट की जो पावर्स है, हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं, पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड, बट हाई कोर्ट इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. 217. High Court is also a court of record, and by virtue of being a court of record, High Court also has the power to punish for the contempt of itself. And the Contempt of Court Act also empowers the High Court. So it is not same as the Supreme Court of India. Why? Supreme Court ki powers are explicitly mentioned in the Constitution. However, High Courts also have the powers. So this statement becomes wrong. Only Supreme Court has powers? No. Supreme Court has explicit powers. However, High Courts also have the power. Both Supreme Court of India and High Courts have advisory jurisdiction? No. Supreme Court of India has advisory jurisdiction. Supreme Court of India can advise the President on crucial legal matters. वो कौन सा आर्टिकल है, कमेंट सेक्शन में बताओ. हाई कोर्ट का ऐसा कोई रोल नहीं है. हाई कोर्ट किसी भी गवर्नर वगैरह को एडवाइस नहीं करता है. तो डी, नाइदर 1 नॉट 2. नेक्स्ट,
ये यूपीएससी ने क्वेश्चन ही गलत बनाया है, ये स्क्रैप होना चाहिए, ठीक है? इसके डाल दो, रिप्रेजेंटेशन डाल देना है तो डाल दो। मैं बताता हूँ क्यों स्क्रैप होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी के बारे में बताओ। ये बात बिल्कुल सही है, इन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड है ना, ये सिक्योरिटी बिल्कुल सही बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल सही बात है। ये देख लो, ये जो 45 यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है? प्रोविजन फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, नो, इट इज अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स। एक्चुअली हाँ, बिफोर 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के पहले ये स्टेटमेंट सही थी, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ, आर्टिकल 21 ए ऐड किया गया। इसमें यह बात लिखी गई कि अर्ली चाइल्डहुड, जो चाइल्ड की एजुकेशन है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो राइट टू एजुकेशन है वो इंश्योर करे किन लोगों के लिए, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए, 8वीं तक की शिक्षा के लिए, है ना? ये है राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ जो ये 14 साल का क्लॉज था, ये रिड्यूस कर दिया गया कि भैया 6 से 14 साल के लिए तो आर्टिकल 21 ए है, तो 6 से कम ईयर्स वाले लोगों के लिए क्या होगा, बच्चों के लिए क्या होगा, उसके लिए आर्टिकल 45 है। तो ये 14 ईयर्स नहीं, ये 6 ईयर्स है, एक्चुअली ये 6 ईयर्स है। तो है ना, इसे इसे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर लो सीधा ही। मैं तो कहता हूँ ये स्क्रैप होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ऐसे नहीं है नीचे। ऑप्शन क्या होना चाहिए, 2 को एलिमिनेट करके 1 और 3 होना चाहिए। तो 1 और 3 यहाँ नहीं है कहीं पे भी। तो इसके हिसाब से तो आंसर 1, 2 एंड 3 हो, लेकिन क्योंकि ये गलत है भाई, एक्चुअली चैट जीपीटी भी इसका गलत बता रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने चैट जीपीटी से जानने की कोशिश करी कि भाई तू भी बता, ये इसका क्या होना चाहिए, वो भी गलत बता रहा है भाई। गूगल भी गलत बता रहा है, गूगल का जो एआई सर्च होता है शुरुआत में, वो देखना, दे आर वेरी बायस्ड, दे आर वेरी बायस्ड। अभी भी एआई एआई का इस्तेमाल मत करो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, प्री में अगर आपको है ना स्कोर बनाना है तो भाई दिमाग चलाओ, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, दिमाग की भी प्रैक्टिस होगी। नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ डिस्क्लोजिंग आर ऑफरिंग्स गाइस। तो ये हमारी कुछ ऑफरिंग्स है। अगर आप बार बार देखो प्रीलिम्स में फंस रहे हैं, तो आपको है ना, अगर अगर ऐसा लगता है कि भाई बार बार प्रीलिम्स में आप फंस रहे हैं, एक बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करके देखो। वन थिंग आई कैन प्रॉमिस यू इज कि भाई आपको ना कभी रिग्रेट नहीं होगा इस कोर्स को ज्वाइन करके, पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम को। ये इतना एक्सटेंसिव है, मोर देन 150 आवर्स का आपको इसमें कंटेंट मिलेगा, पूरा पीवाईक्यू के थ्रू, पूरा रिवीजन ओरिएंटेड मॉड्यूल है, रिवीजन ओरिएंटेड मॉड्यूल है। करंट लिंकेजेस इसमें है, जो भी आपके टफ सब्जेक्ट्स हैं उन्हें प्रायोरिटी पे कवर किया गया है ना? इकोनॉमी हो गया, है ना, एनवायरनमेंट हो गया, इन्हें प्रायोरिटी पे कवर किया गया है। यू विल नेवर रिग्रेट ज्वाइनिंग दिस कोर्स। बाकी जिन्हें लगता है कि ठीक है मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम है, दे कैन आल्सो जॉइन। डेली लाइव आंसर राइटिंग यहाँ पे होती है, लाइव इवैल्यूएशन भी होती है ना, लाइव लाइव वन ऑन वन, है ना? और रिकॉर्डेड सेशंस फॉर कंटेंट एनरिचमेंट, एक्चुअली बेसिक से ही कवर कर रहे हैं हम इसमें सारी चीज़ें। तो यू कैन जॉइन ऑल दीज थिंग्स, civilspot.in पे जाइए और फिर वहाँ पे जो है एनरोल आप कीजिए एक बार। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि देखो ये वीडियो लंबी खिंच गई, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? लंबी खिंचेगी भाई, मेरी सारी वीडियोज़ लंबी ही होती है, ठीक है? तो जितने देख रहे हैं, जे देख रहे होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल।